दोस्तों इमेजिन करो तुम्हारा घर सुबह का वक्त और तुम्हारी बेटी बैठी हुई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, सब सेफ है, सिक्योर है, लेकिन अचानक इस घर के अंदर एंटर करता है एक ऐसा इंसान जिसे वो पहले से जानती थी। कैलाश हिल का ये घर कुछ मिनट्स में एक क्राइम सीन बन जाता है। एक अटैक, स्ट्रैंगुलेशन और फिर एक ऐसा एक्ट जो इस केस को और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बना देता है और सब कुछ खत्म होने लगता है। वो लड़का सिर्फ इतना बोलता है, मैं मारना नहीं चाहता था, बस हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पैसों की भूख थी या फिर इसके पीछे कुछ डार्क छुपा हुआ था। स्टे टिल द एंड, क्योंकि जो ट्विस्ट सामने आएगा वो आप लोगों को हिला कर रख देगा। हेलो दोस्तों, आई एम सुमित एंड यू आर वाचिंग द ट्रस्टेड सर्वेंट किलर केस। कैलाश हिल्स दिल्ली का एक पोर्श एरिया जहां लोग सोचते हैं कि सेफ्टी गारंटीड होती है, जहां सीसीटीवी, सिक्योरिटी और स्टेटस सब कुछ होता है। लेकिन इसी जगह एक ऐसा क्राइम हुआ जिसमें सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी काम नहीं आया। विक्टिम 22 साल की एक लड़की, आईआईटी ग्रेजुएट, ब्राइट स्टूडेंट और अब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। एक सिंपल सा ड्रीम सिविल सर्विसेज में जाने का, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का। उसके फादर एक सीनियर आईआरएस ऑफिसर, एक स्टेबल, एजुकेटेड, सिक्योर फैमिली जहां सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन 23 अप्रैल 2026 की सुबह ये परफेक्ट लाइफ सिर्फ कुछ मिनट्स में टूट गई। सुबह का रूटीन नॉर्मल था, पेरेंट्स जिम के लिए निकले और वो लड़की घर पर अकेली थी। लेकिन जब वापस आए तो जो सीन उन्होंने देखा वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। घर के अंदर वो लड़की खून से लथपथ मिली, फेस पर ब्रूटल इंजरीज, बॉडी पर मल्टीपल ब्रशेस और सबसे शॉकिंग बात, गला दबाया गया था। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि डेथ स्ट्रैंगुलेशन से हुई थी, एस्फिक्सिया की वजह से। नसल बोन फ्रैक्चर, नेक मसल्स में ब्लीडिंग, थायराइड, कार्टिलेज तक डैमेज। ये सब दिखाता है कि विक्टिम ने खुद को बचाने के लिए आखिरी मोमेंट तक फाइट की, लेकिन वो बच नहीं पाई। सोचो, आईटीआई से यूपीएससी तक का सफर, एक सिक्योर घर और फिर एक दिन में सब कुछ खत्म। और यही वो मोमेंट है जहां डर रियल लगने लगता है, क्योंकि ये कोई रैंडम जंगल या कोई आइसोलेटेड जगह नहीं थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां आप भी खुद को इससे ज़्यादा सेफ फील कहीं भी नहीं करोगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब किसने किया? कौन था वो इंसान जो बिना डर के घर के अंदर घुस गया और इतना ब्रूटल एक्ट करने के बाद भी घर से आराम से निकल भी गया? नाम सामने आता है राहुल मीना। उस घर से इसे 20,000 रुपये सैलरी हर महीने मिला करती थी और बोनस में मिला करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसका बिहेवियर चेंज होने लगा था। आसपास के लोगों से ये उधार पैसे मांगता और दुकानदारों से सामान भी उधार लिया करता था। और जब ये बात ओनर को पता चली और इसी के चलते उन्होंने राहुल को काम से निकाल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस रात से पहले अलवर में एक और इंसिडेंट होता है, एक और असोल्ट। और यहाँ से एक नया सवाल खड़ा होता है, क्या राहुल सिर्फ डेस्परेट लड़का था या फिर एक ऐसा प्रेडेटर जो धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहा था? और अगर ऐसा है तो दिल्ली में जो हुआ, क्या वो सिर्फ एक गलती थी? इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, क्योंकि हर क्राइम के पीछे एक स्टोरी होती है और राहुल मीना की स्टोरी उतनी सिंपल नहीं है जितनी वो दिखाता है। राहुल मीना राजस्थान अलवर का रहने वाला एक आम सा लड़का जो पहली नजर में शायद किसी को भी सस्पिशियस ना लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पढ़ाई में भी ठीक था, 12th में लगभग 90% मार्क्स, मतलब वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता था। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ चेंज होने लगा। ऑनलाइन बैटिंग, मोबाइल गेम्स, लूडो एप्स पर जल्दी पैसे कमाना, और यहीं से शुरू होता है उसका डाउनफॉल। राहुल धीरे धीरे डेप्थ में डूबने लगा था, पैसे की जरूरत बढ़ती जाती है और उसके डिसीजंस भी इतने ही रिस्की होते चले जाते हैं। 22 अप्रैल की शाम अलवर में एक शादी, राहुल वहाँ मौजूद था अपने दोस्त विष्णु के साथ, नॉर्मल लोगों के बीच एक नॉर्मल इंसान की तरह। लेकिन शादी के बाद उसका दोस्त विष्णु उसे कहता है कि वो उसकी बाइक को उसके घर पर छोड़ दे, क्योंकि उसे वहाँ कुछ जरूरी काम है और वो सुबह तक लौटेगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसके बाद जब राहुल अपने दोस्त के घर पहुंचा, उसने उसकी वाइफ के साथ एजोल्ट किया, उसका गला दबाया, उसका मुंह दबाया और उसके साथ जबरदस्ती की। यहाँ तक कि बॉडी पर बाइट मार्क्स भी नोटिस हुए। टाइम करीब रात के 10:30 बजे। राहुल इसी रात एक लाइन क्रॉस कर चुका था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि राहुल यहीं नहीं रुकता। क्राइम के तुरंत बाद राहुल भागने के बजाय प्लान बनाता है, अपना फोन बेच देता है ताकि ट्रेस ना हो सके, फिर पैसे अरेंज करता है और एक कैब हायर करता है। अलवर से दिल्ली तक लगभग 200 किलोमीटर का सफर रात भर, और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ड्राइवर को पैसे दिए बिना ही निकल जाता है। सोचो, एक ऐसा इंसान जो अभी एक क्राइम कर चुका है, वो पैनिक नहीं कर रहा, सिस्टमेटिकली नेक्स्ट स्टेप ले रहा है। यहाँ से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये सब इम्पल्सिव था या फिर क्लियर प्लान? असल में उसका टारगेट क्या था? वही घर जहां वो पहले काम किया करता था, कैलाश हिल का वो घर जहां उसे सब कुछ पता था, एंट्री से लेकर एग्जिट और करेक्ट टाइमिंग तक। सुबह जल्दी वो दिल्ली पहुंचता है, जैसा कि आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं, और बिल्कुल सही मोमेंट का वेट करता है। पेरेंट्स जिम के लिए निकल जाते हैं, विक्टिम अकेली होती है और फिर राहुल घर के अंदर घुसता है, बिना तोड़ फोड़ के, बिना आवाज के, सिर्फ एक स्पेयर की के थ्रू। राहुल सीधा रूफ टॉप स्टडी रूम तक जाता है।
विक्टिम उसे देखकर शॉक्ड होती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसके बाद वह झूठ बोलता है और कहता है कि आंटी ने बुलाया है। कुछ सेकंड्स के लिए ये झूठ सिचुएशन को वहीं होल्ड कर देता है और उसके बाद वो डिमांड करता है पैसे दो। लेकिन जब 22 साल की लड़की उसे मना करती है तो सिचुएशन एक्सलेट हो जाती है। आर्ग्यूमेंट, रेजिस्टेंस और फिर अटैक। राहुल एक लैंप उठाता है और वो उसे विक्टिम के फेस पर, बॉडी पर बार बार मारता है। इंजरीज ब्रेसेस। एक चार्जिंग केबल उठाता है और उसका गला दबाने लगता है। स्ट्रगल भी होती है, विक्टिम फाइट भी करती है, लेकिन वो अनकॉन्शियस हो जाती है। ये क्राइम और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग तब होता है जब राहुल अनकॉन्शियस स्टेट में 22 साल की उस लड़की के साथ एसोर्ट करता है। उसके बाद राहुल बॉडी को घसीट कर नीचे ले जाता है। लॉकर रूम तक उसका फोकस अब भी क्लियर था कि उसे पैसे चाहिए। वो बायोमेट्रिक लॉक खोलने की कोशिश करता है विक्टिम के ब्लड स्टेन फिंगर से, लेकिन सिस्टम फेल हो जाता है क्योंकि तब तक बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। फिर वो स्क्रू ड्राइवर से लॉक तोड़ता है, कैश और ज्वेलरीज निकालता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2.5 लाख का माल। फिर वो अपने ब्लड स्टेन कपड़े चेंज करता है और वहाँ से निकल जाता है। जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हो, वो एक पिट्ठू बैग के साथ घर से बाहर निकलता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये सब करने के बाद राहुल कंप्लीटली काम था। ना कोई पैनिक, ना कोई गिल्ट और ना ही कोई रिग्रेट। कोई भी इंसान इतना ब्रूटल मर्डर करने के बाद भी इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है? क्या सिर्फ ये पैसे की भूख थी या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था? क्योंकि जब राहुल को पुलिस ने पकड़ा और इंटरोगेशन शुरू हुआ तो राहुल ने जो बिहेवियर दिखाया वो इस केस को और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देता है। 23 अप्रैल 2026 जब पेरेंट्स जिम से वापस घर लौटते हैं, घर का सीन कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। घर के अंदर उनकी बेटी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी होती है। एक ऐसा मोमेंट जिसे शब्दों में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। शॉकिंग, डिसबिलीफ और प्योर हॉरर। तुरंत पुलिस को कॉल किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है वो ये थी कि कोई फोर्स एंट्री नहीं, मतलब किलर कोई स्ट्रेंजर नहीं था। सीसीटीवी फुटेजेस, मूवमेंट ट्रैकिंग और बैकग्राउंड लिंक जल्दी ही पुलिस को एक नाम तक ले जाते हैं, राहुल मीना, और कुछ टाइम में उसे दिल्ली के द्वारका के होटल कैसल मेरिडियन से अरेस्ट कर लिया जाता है। अब आती है CFSL की रिपोर्ट। दिल्ली एम्स की जो फाइंडिंग्स आती है वो इस क्राइम की ब्रूटैलिटी को और क्लियर कर देती है। डेथ का कोज कंफर्म होता है स्ट्रैंगुलेशन एस्फिक्सिया के थ्रू। विक्टिम की बॉडी पर मल्टीपल इंजरीज, आर्म्स, हैंड और लेग्स पर ब्रशेस जो क्लियर इंडिकेट करते हैं कि डिफेंसिव माउंट है, मतलब उसने फाइट की, लास्ट मोमेंट तक रेजिस्ट किया। फेस पर सेवर इंजरी, नसल बोन फ्रैक्चर, नेक के मसल में इंटरनल ब्लीडिंग और थायराइड कार्टिलेज तक डैमेज। ये सब साइन एक ही बात बताते हैं कि फोर्स का लेवल एक्सट्रीमली हाई था। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, स्ट्रैंगुलेशन के केस में विक्टिम को ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती है और सिर्फ 4 से 6 मिनट के अंदर ही ब्रेन डैमेज इरिवर्सिबल हो सकता है। इस केस में भी फोरेंसिक साइन ये क्लियर नहीं करते कि विक्टिम ने स्ट्रगल किया होगा, लेकिन अटैकर फिजिकली ओवर पावर कर गया। फोरेंसिक टीम को घर के अंदर और भी क्लूज मिलते हैं, स्टेट्स पर ब्लड ट्रेल्स, लॉकर ब्रोकन और कपड़ों का चेंज पैटर्न। ये सब एक सीक्वेंस क्रिएट करता है, एक ऐसा सीक्वेंस जो बताता है कि क्राइम रैंडम नहीं था, बल्कि उसके बाद भी एक्शंस कंटिन्यू हुए। सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, विसेरा, नेल स्क्रैपिंग, ब्लड सैंपल्स और स्वैब्स, ताकि DNA एनालिसिस से हर डिटेल कंफर्म की जा सके। लेकिन इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं, बल्कि वो है राहुल का बिहेवियर। जब उसे कोर्ट में पेश किया जाता है तो वो सिर्फ इतना बोलता है कि मुझसे गलती हो गई। ना उसके चेहरे पर कोई रिग्रेट था, ना गिल्ट और ना ही पैनिक। एक अजीब सी कामनेस, जैसे उसके लिए ये सब नॉर्मल हो। जब राहुल मीना को अरेस्ट करके इंट्रोगेशन रूम में बिठाया गया तो इन्वेस्टिगेटर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राहुल के चेहरे पर पैनिक, फियर और रिग्रेट दिखेगा, लेकिन जो उन्होंने देखा वो बिल्कुल अलग था। राहुल के चेहरे पर अननेचुरल तरीके से काम था, ना ही आवाज में डर और ना ही चेहरे पर कोई गिल्ट। बस बार बार एक ही लाइन को रिपीट कर रहा था, मैं मारना नहीं चाहता था, बस हो गया। फिर वो कहता है कि अगर दीदी पैसे दे देती तो ऐसा नहीं होता, मतलब वो अपने एक्शन का ब्लेम सिचुएशन पर डाल रहा था। जब उससे डिटेल में पूछा गया कि उसने अटैक क्यों किया तो उसका जवाब और भी डिस्टर्बिंग था। उसने कहा, दीदी चिल्लाई, रेजिस्ट किया और मैंने लैंप से मारा, वो बेहोश हो गई। इंट्रोगेशन के दौरान जब उसे मोरल ग्राउंड पर क्वेश्चन किए गए तो राहुल ने एक और शॉकिंग बात बोली, वो लोग मेरे लिए भगवान थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे पैसे चाहिए थे एनी हाउ। सोचो, एक तरफ वो फैमिली को भगवान बोल रहा है और दूसरी तरफ उसी घर में घुसकर इतना ब्रूटल क्राइम कर रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्शंस एक चीज की तरफ इंडिकेट करते हैं, इंटरनल कन्फ्लिक्ट या फिर कंप्लीटली इमोशनल डिस्कनेक्ट। राहुल ने ये भी एक्सेप्ट किया कि वो जानता था कि वो ये क्राइम करने के बाद पकड़ा जाएगा, फिर भी उसने ये क्राइम किया क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। और ये पैसे उसे क्यों चाहिए थे, इस सवाल का जवाब सिर्फ एक लाइन में नहीं छुपा, बल्कि एक चैन में छुपा है, ग्रिड की चैन। राहुल ने ऑनलाइन बैटिंग और लूडो एप्स पर खेलते हुए एक वक्त पर करीब 5 लाख रुपए जीत लिए थे और वही जीत उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई, क्योंकि जब इजी पैसे मिलते हैं तो इंसान मेहनत से नहीं बल्कि शॉर्टकट से जीना सीख लेता है। उसका दोस्त विष्णु इस जीत को
देखकर इन्फ्लुएंस होता है। वो अपने 90,000 रुपए राहुल को देता है और कहता है तू खेल, मेरे पैसे भी डबल कर। लेकिन गेम पलट जाता है, राहुल वो 90,000 रुपए हार जाता है और सिर्फ वही नहीं, अपने जीते हुए 5 लाख भी धीरे धीरे उसी बैटिंग ट्रैप में गंवा देता है। अब सिचुएशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, ये कोई लॉस नहीं थी, बल्कि ये विष्णु की तरफ से बढ़ता हुआ प्रेशर था। विष्णु के पैसे वापस करने का प्रेशर, अपनी हार छुपाने का प्रेशर और सबसे बड़ा वही पैसे वापस जीतने का प्रेशर। और यहीं से राहुल का माइंडसेट चेंज होता है। राहुल के लिए अब पैसा जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी बन चुका था, और जब पैसा मजबूरी बन जाए तो इंसान सही और गलत के बीच की लाइन को देखना बंद कर देता है। और इसी प्रेशर, इसी ग्रिड और इसी डेस्परेशन के साथ राहुल रातों रात अलवर से दिल्ली आया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन यही नहीं रुकती। पुलिस को शक है कि राहुल का माइंडसेट ऑलरेडी चेंज हो चुका था। अलवर में जो पहले असोल्ट हुआ वो एक सिग्नल था, एक ऐसा सिग्नल जो बताता है कि ये सिर्फ डेस्परेशन नहीं बल्कि एक पैटर्न डेवलप हो रहा था। कुछ ऑफिसर्स का मानना है कि दिल्ली में जो हुआ वो सिर्फ रॉबरी नहीं था, उसमें एग्रेशन, कंट्रोल और शायद इंटेंट पहले से इन्वॉल्व था। और सबसे बड़ी डिस्टर्बिंग चीज, राहुल अपने स्टेटमेंट्स को बार बार चेंज कर रहा था। कभी कहता है गलती हो गई, कभी कहता है हो गया, लेकिन किसी भी पॉइंट पर वो क्लियर नहीं था। इसी वजह से पुलिस ने डिसाइड किया कि उसका साइको एनालिसिस कराया जाएगा ताकि समझा जा सके कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। क्या वो इम्पल्सिव है या फिर एक कैलकुलेटेड माइंड जो इमोशन से डिस्कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ एक अनकंफर्टेबल सवाल ये पैदा होता है कि एक 23 साल का लड़का, एजुकेटेड, नॉर्मल बैकग्राउंड, फिर भी एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर, तो क्या गारंटी है कि आपके घर में काम करने वाला हर एक इंसान वैसे ही सेफ हो जैसे वो दिख रहा है। इस केस को अगर सिर्फ एक क्राइम सोचकर इग्नोर कर दिया गया तो हम सब शायद एक बहुत बड़ी गलती कर देंगे, क्योंकि ये इंसिडेंट किसी आइसोलेटेड जगह में नहीं हुआ था। ये हुआ था साउथ दिल्ली के कैलाश हिल्स में, जहाँ सिक्योरिटी, स्टेटस और सिस्टम होने के बाद भी एक छोटी सी लैप्स ने सब कुछ तोड़ दिया। इस केस का सबसे पहला लेसन ये है कि ट्रस्ट बिना वेरिफिकेशन के कितना डेंजरस हो सकता है। हाउस हेल्पर हो, ड्राइवर हो या फिर हो आउटसाइडर, उनके लिए एक प्रॉपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और पुलिस चेक इग्नोर नहीं किया जा सकता। राहुल को 4 दिन की पुलिस कस्टडी मिली। राहुल पर BNS सेक्शन 63 रेप, BNS सेक्शन 101 मर्डर और सेक्शन 309 रॉबरी जैसे चार्ज लगे। इस केस ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो वहीं होता है जिसे हम बिना सोचे समझे घर में जगह दे देते हैं। एंड फाइनली, अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आप लोगों ने इस केस से क्या सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे अलर्ट, बाय बाय।